Dear students, in this video we will do our geometry and we'll have the introduction of practice set 1.3, the explanation for practice set 1.3. Conditional statements. Geometry में conditional statements क्या होता है? Even in English grammar also there are conditional statements. Adverb clause of condition आपने पढ़ा होगा. कंडीशन क्या है? कुछ बात होने के लिए कुछ कंडीशन रखना. अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा. अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा. दैट मीन्स तुम्हें समझाने के लिए एक कंडीशन मैंने रखा है. क्या है वो कंडीशन? तुम्हें यहाँ आना होगा. समझ रहे हो? सो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स. कंडीशनल स्टेटमेंट उसे कहते हैं. सो आपको अभी डाउट लगा होगा कि ग्रामर कर रहे हैं कि हम ज्योमेट्री कर रहे हैं. ऑब्वियसली वी आर डूइंग ज्योमेट्री ओनली, ग्रामर नहीं, पर ऑलमोस्ट एक ग्रामर की तरह ही है. कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें स्पेसिफिकली हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इफ़, अगर, तो, देन. अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास होएगा. इफ़ यू स्टडी वेल यू विल पास द एग्जाम. सो इफ़ एक कंडीशन दिया है तो ऐसा मिलेगा. Understood? So a statement written in the if then form is called conditional statement. Nobody is going to ask you the definition of conditional statement. Okay? Conditional statement का definition तो कोई पूछने वाला नहीं है. This is just for your information. So if then का form में जो sentence लिखते हैं that is conditional statement. सो इफ देन का कंडीशन में या ये वर्ड यूज़ करके जो लिखते हैं उसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं. अभी एक स्टेटमेंट में द पार्ट फॉलोइंग इफ के साथ जुड़े हुए इफ के बाद जो आते हैं जितना पार्ट है सेंटेंस में उसे एंटीसीडेंट कहते हैं. और द पार्ट फॉलोइंग देन इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. और देन के बाद जो आता है वो पार्ट को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू इफ़ यू स्टडी वेल, इफ़ यू स्टडी वेल, इफ़ के बाद क्या सेंटेंस का पार्ट फॉलो हुआ? यू स्टडी वेल. इफ़ के साथ जो आगे आया इफ़ यू स्टडी वेल इज द एंटीसीडेंट. देन यू विल पास द एग्जाम, देन यू विल पास, इजंट? तो वो देन से आगे जो है देन यू विल पास इज द कॉन्सिक्वेंट. तो ये जो सेंटेंसेस है यहाँ पर दो पार्ट होते हैं. इफ़ के आगे और देन के आगे. इफ़ के आगे एंटीसीडेंट, देन के आगे कॉन्सिक्वेंट. ये एंटीसीडेंट भी आपसे कोई पूछने वाला नहीं है ना कॉन्सिक्वेंट. पर आगे का जो एक्सप्लेनेशन में मैं ये दोनों वर्ड यूज़ किया. इसके लिए मैंने आप एंटीसीडेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट क्या है बताया. कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट कन्वर्स करना है, उसका कन्वर्स बोलेगा. तो अभी मैंने आपको बोला इफ़ यू स्टडी वेल यू विल पास द एग्जाम. ओके, तो उसको उल्टा करना है. यानी इफ़ यू पास द एग्जाम देन यू मस्ट हैव स्टडीड वेल. समझ रहे हो? अगर आपने एग्जाम पास किया इसका मतलब तुम ज़रूर अच्छे से पढ़े होंगे. तो क्या हो गया? एंटीसीडेंट चला गया कॉन्सिक्वेंट की जगह, कॉन्सिक्वेंट चला गया एंटीसीडेंट की जगह. पहले जिस तरह मैंने बताया था इफ़ यू स्टडी वेल यू विल पास द एग्जाम. इफ़ यू पास द एग्जाम दैट मीन्स यू मस्ट हैव स्टडीड वेल. उल्टा हुआ ना, इंटरचेंज किया. एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज करके अगर लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट का कन्वर्स उसे कहते हैं. सो बाय इंटरचेंजिंग द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट वी गेट द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट. बाय इंटरचेंजिंग द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट. एक दिया हुआ स्टेटमेंट के एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज करेंगे, अदली बदली करेंगे. एंटीसीडेंट के जगह कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट के जगह एंटीसीडेंट. तो क्या होगा? वो स्टेटमेंट को कन्वर्स कहते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. सी हियर वन एग्जांपल. एक कंडीशनल स्टेटमेंट में दे रही हूँ. इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस. ओके, नाउ यू अंडरस्टूड दैट इट इज ज्योमेट्री. अभी तक मैं इंग्लिश सेंटेंसेस बोल रहे थे. ओके, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस. अगर एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चार लाइन का जो फिगर होता है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ
क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, बराबर। तो एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होगा तो इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, अगर एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, उसके डायगोनल्स क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे एक दूसरे का। अब एक रोम्बस को मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ओके, ये रफ फिगर है। रोम्बस का सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ओके, और उसके साथ इसका जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी डायगोनल एक दूसरे को हाफ हाफ करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को हाफ हाफ करते हैं और 90 डिग्री में हाफ हाफ करते हैं, तो दैट्स वाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, देखो ये सब क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड हो गया तो क्वाड्रिलेटरल है, पर ये क्वाड्रिलेटरल अगर रोम्बस है तो ज़रूर क्या होगा, उसका डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये है एक स्टेटमेंट, एक कंडीशनल स्टेटमेंट। इस कंडीशनल स्टेटमेंट को अभी कन्वर्स करने जा रहे हैं मैं। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है रोम्बस, सॉरी, एक क्वाड्रिलेटरल का अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो एक रोम्बस होगा। पहले क्या बोले थे, रोम्बस है तो क्या होगा, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे। रोम्बस है तो ज़रूर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा डायगोनल। अभी उसका कन्वर्स कह रहा है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ज़रूर वो रोम्बस होगा। समझ में आ रहा है? अ नॉर्मल स्टेटमेंट, सो द स्टेटमेंट इज इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, अगर एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होगा तो इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, उनके डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा। और उसका कन्वर्स में क्या लिखेंगे, ईफ के बाद बदले, सॉरी, ईफ के बाद हम ये वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, दूसरा वाला पार्ट लिखेंगे। देन के बाद जो पार्ट है वो ईफ के बाद चला जाएगा, ईफ के बाद जो पार्ट है देन के बाद आ जाएगा। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are perpendicular bisectors of each other, देखो, if the diagonals of a quadrilateral are perpendicular bisectors of each other, then it is a rhombus, then it is a rhombus, okay। सेंटेंस में ज़रूरत का चेंजेस करनी पड़ती है, दैट इज इंग्लिश, क्योंकि डायरेक्ट हम बोल नहीं सकता कि इफ द क्या था, इफ इट्स डायगोनल्स ऑफ ऐसा स्टार्ट नहीं कर सकते, इफ इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर करके इधर नहीं लिख सकते। स्टार्टिंग में हमको कौन सा वर्ड बोलना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल करके वर्ड बोलना पड़ेगा। इसके लिए सेंटेंसेस में छोटे मोटे चेंजेस आया है, दैट्स इट। उसके अलावा देखा जाएगा तो देन के बाद वाला ईफ के बाद में चला गया, ईफ के बाद वाला देन के बाद वाले में चले गए, ओके। सो दिस कन्वर्शन वी हैव टू डू, ये चेंजेस जो है वो हमें एक्सरसाइज जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 1.3 उसमें हमें करना है। नाउ द नेक्स्ट टर्म्स, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स, ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स किसको कहते हैं? कई बार जब ज्योमेट्री अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, ज्योमेट्री आगे आगे सीखते जाते जाते कई बार हमको ये वर्ड्स सब हमारे सामने आएंगे, एक्सियम्स वर्ड आएंगे कभी, पोस्टुलेट्स का वर्ड आएंगे कभी, तो इसका मतलब क्या है वो सिर्फ जानना है हमें। व्हाट इज मेंट बाय एक्सियम और पोस्टुलेट? सिंबल स्टेटमेंट्स विच आर एक्सेप्टेड एज ट्रू एंड नीड नॉट बी प्रूव्ड। एक्चुअली ज्योग्राफी में कोई एक स्टेटमेंट हमने किया, तो मैंने ज्योग्राफी बोला है क्या, ज्योमेट्री, ओके। ज्योमेट्री में अगर कोई स्टेटमेंट हमने किया तो दैट स्टेटमेंट शुड बी प्रूव्ड। ज्योमेट्री ऐसा एक सब्जेक्ट है कि हर वक्त हमें प्रूफ मांगता है, और ज्योमेट्री में जब सम्स करते हैं तो मैक्सिमम सम्स प्रूफ पे डिपेंडेड रहता है, लॉजिकल प्रूफ हमें करना पड़ता है। लेकिन एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स ऐसा प्रॉपर्टी है जो नॉर्मली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ट्रू, एंड इट डजेंट नीड एनी प्रूफ, उसको कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बिना प्रूफ किए ही सच मान लेते हैं, ट्रू मान लेते हैं। ऐसा जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ही एक्सेप्टेड एज ट्रू, सच है करके मान लेते हैं, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एक्सियम्स, अदरवाइज पोस्टुलेट्स। इतना कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ये भी कोई डिफिनेशन आपसे पूछेंगे नहीं। चलो एक आधा एक्सियम्स या फिर पोस्टुलेट्स का
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल एक्सियम का या पोस्टुलेट का, ये दोनों एक्सियम्स या फिर ये दोनों एक्सियम्स यूक्लिड नाम का एक मैथमेटिशियन ने डिक्लेयर किया हुआ है। ओके, यूक्लिड का एक्सियम सही है। यूक्लिड आपने सुना होगा, यूक्लिड का नाम, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियंस एवर इन द वर्ल्ड। जैसे पाइथागोरस वगैरह है, वैसा यूक्लिड का कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको दे रहे हैं। एक है, देर आर इनफाइनाइट लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स जा सकता है। ये अगर यूक्लिड ने बोला तो कोई भी इसके लिए सवाल नहीं उठाता, कोई भी इसको प्रूफ स्टेटमेंट के साथ प्रूफ नहीं करते हैं, उसके बिना ही समझ जाता है कि यस इट इज़ ट्रू। दैट्स वाई इट इज़ एन एक्सियम। सो लेट अस डू दैट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास। एक पॉइंट में से कितना लाइन्स जा सकते हैं? इनफाइनाइट लाइन्स, यानी कोई गिनती नहीं है उतना लाइन्स एक पॉइंट से जा सकते हैं। सो लेट्स ड्रॉ एंड सी। यहाँ देखो मैंने एक पॉइंट बनाया, उस पॉइंट से मैं एक लाइन तो इधर बना रही हूँ उस पॉइंट से जाते हुए। ओके, लाइन है तो both the sides I have to give the arrow mark. Another line through the same point. I'm drawing another one more line through the same point. Again one line. In this way I can draw innumerable, infinite number of lines. So this was that statement. Okay, तो ये एक axiom है. Another one, there is one and only one line passing through two distinct points. यहाँ पे हमें एक ही point दिया था, but we could draw so many lines. But here we are given two distinct point. What do you mean by distinct point? Two different, separate points. Two totally different points. So I am drawing two totally different, two distinct points. Okay, I have marked here two distinct points, point A and point B, and here this, let us name this point as O. Okay, so A और B से मैं एक पहले एक लाइन बना लेती हूँ. ओके, एक लाइन तो ड्रॉ किया. एंड कैन यू ड्रॉ वन मोर लाइन थ्रू सेम पॉइंट्स ए और बी? कैसा भी रखो, दोनों पॉइंट तो इंक्लूड नहीं हो पाता, बराबर. दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ ओनली one and only one line passing through two distinct points. Why this word one and only one? That means we can draw one, only one, not more than one, not less than one. One line can be drawn through two distinct points. तो ये दोनों दो एक्सियम्स का एग्जाम्पल्स हो गए. नेक्स्ट टॉपिक है थियरम. अभी ज्योमेट्री में थियरम क्या किसे कहते हैं? अ प्रॉपर्टी दैट इज ट्रू इफ इट कैन बी प्रूव्ड लॉजिकली. अगर एक प्रॉपर्टी, कोई भी एक स्टेटमेंट, एक प्रॉपर्टी, कोई भी एक ज्योमेट्रिक फिगर का, वो प्रॉपर्टी सच तब होगा जब उसे लॉजिकली प्रूव किया जाएगा. सच तब मानेंगे जब इट इज, व्हेन इट इज प्रूव्ड लॉजिकली, then such kind of a property is called a theorem. ऐसा वाला प्रॉपर्टी को theorem कहते हैं. एक्सियम और theorem में क्या फर्क आया? एक्सियम does not need any proof. It is directly, readily accepted as true. But theorem always needs a proof to be accepted as true. theorem को सच मानने के लिए, सच एक्सेप्ट करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत है. एक्सियम को प्रूफ की ज़रूरत नहीं है. दैट्स इट. सो एक थियरम यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मैंने. इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर then the vertically opposite angles formed are congruent. If two lines intersect each other, so let's draw that. If two lines intersect each other, एक लाइन, okay, दूसरा another line, sorry, one more line, ये लाइन PQ, ये लाइन RS, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, कटा. कहाँ पर? ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट हुआ पॉइंट, चलो पॉइंट M पर. ठीक है, तो इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है एक दूसरे को, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट.
जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट यानी ये वाला और ये वाला सामने सामने ऑपोजिट साइड, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसको कहते हैं। ये एंगल का नाम है PMR, PMR, और दूसरा है QMS। PMR और QMS ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। देखो ये जो मार्किंग किया ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और एक जोड़ी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इसका है ये वाला और ये वाला, आमने सामने, ये भी आमने सामने, ये भी आमने सामने। तो ये जोड़ी का नाम क्या है? PMS और QMR, PMS QMR, PMS ये वाला PMS QMR, Q एंगल QMR, PMS और एंगल QMR ये दोनों क्या रहेगा बोल रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट। ये वाला अगर 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री, ये दोनों इक्वल रहेगा। और ये अगर 110 डिग्री है तो ये वाला भी, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा। इन दोनों का मेजर सेम रहेगा, इन दोनों का मेजर सेम रहेगा। दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। ये एक प्रॉपर्टी दिया था, इट्स अ थियरम। बिकॉज ऐसे आंख बंद करके हम यकीन नहीं करेंगे इस पर। वी नीड अ प्रूफ टू बिलीव इट। समझ रहे हो? सो दिस इज अ थियरम। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थियरम। ये थियरम को हम अभी प्रूव करने जा रहे हैं। ये सच कैसा सच बनेगा? ओके So the theorem again I have written over here. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles formed are congruent. अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो गया तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे, ये जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों और ये दोनों, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ये बात को हमें प्रूफ करनी है। तो हमने, ये हमारा क्वेश्चन है, उसके लिए हमने एक फिगर बनाना है। फिगर बना दिया। एक लाइन ए बी, दूसरा लाइन सी डी, बोथ दिस लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। दोनों लाइन्स कौन से पॉइंट में मिल रहा है? पॉइंट ओ पे। ठीक है। तो एक प्रूफ करने से पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन क्या क्या है। ज्योमेट्री में प्रूफ करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है गिवन, और उसके बाद क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें वो लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। देखते हैं हमारा स्टेप्स किस तरह होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है? लाइन ए बी और लाइन सी डी इंटरसेक्ट हो रहा है एक दूसरे को एट पॉइंट ओ। जिस तरह यहाँ पर फिगर में दिया, लाइन ए बी और लाइन सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। लाइन ए बी और सी डी ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है। दैट इज गिवन। ओके, नाउ टू प्रूफ यानी हमें प्रूफ क्या करनी है? एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOD, एंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOC। देखते AOC और BOD, AOC एंड BOD। AOC ये वाला एंगल, BOD ये वाला एंगल, A से O फिर C ये वाला, B से आकर O में से D, BOD। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है। और नेक्स्ट हमें कौन सा दिया है? एंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOC। AOD और BOC को भी देख लेते फिगर में। AOD जो है वो कौन सा है? ए वाला। ओके, और BOC ये वाला, BOC और AOD, ये दोनों जोड़ी को कॉन्ग्रुएंट बताना है हमें, वो हमें प्रूफ करना है। तो टू प्रूव में हमने लिखा एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOD, एंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOC। ठीक है। हमें ये फिगर में कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हमें प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ करके हेडिंग लिखा। लेफ्ट साइड में प्रूफ का स्टेटमेंट्स होगा, राइट साइड में हर एक स्टेटमेंट का रीज़न होगा। वो स्टेटमेंट हमने किस रीज़न के बेस पे लिखा है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आप ध्यान दो, आपको यहाँ से किसको लेना है? पहले AOC। तो मैंने वो AOC को स्टार्ट किया। AOC को BOD के साथ कॉन्ग्रुएंट करनी है, बराबर। तो AOC को लिया और AOC के साथ लीनियर पेयर बनने वाला कोई एक एंगल लेना है। देखो हम फिगर में देखते हैं। देखो यहाँ पर आपके सामने मैंने फिगर रखा ताकि बार बार ऊपर जाना ना पड़े। नाउ
AOC हमको पहला प्रूव करना AOC से शुरू है, तो उस AOC के साथ उसके सामने वाला छोड़ के इन दोनों में से कोई एक लो। देखो AOC के साथ लिनियर पेयर बन रहा है AOD। आपको अभी लिनियर पेयर का मतलब नहीं मालूम है तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से अगर मैंने एक अलग सा ब्रांच निकाला, ओके, एक अलग ब्रांच जैसे एक एंगल लाइन बनाया, तो इस एंगल और इस एंगल को जो पास पास में जो एंगल है उन्हें लिनियर पेयर एंगल कहते हैं। वापस ये देखो एक दूसरा एक लाइन बनाया स्ट्रेट लाइन, वहाँ से मैंने इधर एक एंगल लिया या इधर एक लाइन बनाया, एक ब्रांच बनाया, तो इस ब्रांच के दोनों एंड में, दोनों तरफ, दोनों साइड में एक एक एंगल, देखो ऐसा एक एंगल और ऐसा एक एंगल, ये दोनों एंगल को लिनियर पेयर एंगल कहते हैं। मोर एग्जाम्पल, इस तरह एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को मैंने यहाँ से एक ब्रांच बनाया, तो इस ब्रांच के ये साइड और इस ब्रांच के दूसरे साइड ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स है, ये दोनों लीनियर पेयर है। अब ये लीनियर पेयर का स्पेशलिटी क्या है, ये दोनों प्लस करने पर 180 होता है, लीनियर पेयर एंगल प्लस करने पर 180 होता है। तो एंगल AOC के साथ, एंगल AOC के साथ मैंने इस एंगल को लिया, देखो ये स्ट्रेट लाइन, ये मेरा ब्रांच, तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर है। AOC और AOD दोनों लीनियर पेयर है, तो मैंने AOC और AOD प्लस करके 180, ये एंगल और उसके बाजू का ए एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर है, देखो स्ट्रेट लाइन और एक ब्रांच, तो इन दोनों को प्लस करके 180, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल्स। थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि आपका ज्योमेट्री का जो प्रूफ्स वाले सम्स का फर्स्ट सम है ये, यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये आइडिया समझ जाएगा, तो आगे आगे आने वाले सम्स भी आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा। तो वापस से एक बार हम क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना था, ये देखो हमें प्रूव करना था एंगल AOC और एंगल BOD कॉन्ग्रुएंट, तो उसमें से पहले वाले को मैंने लिया एंगल AOC, उसके साथ उसके साथ लिनियर पेयर बनने वाला एंगल को भी साथ में लिया, AOC लिया लेफ्ट साइड के, राइट साइड को नहीं लिया, AOC लिया, और उसके साथ फिगर में देखा तो ये वाला एंगल AOD एंगल उसके साथ लिनियर पेयर बन रहा है, तो ये दोनों प्लस करके 180, रीजन लिखा लिनियर पेयर एंगल्स, इसलिए वो 180 है। तो मैंने जो AOC लिया वो AOC के साथ चाहे तो मैं BOC भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये ब्रांच होंगे, ये एंगल दोनों लीनियर पेयर होंगे। बस आप चाहे तो AOC के साथ BOC ले सकते हो या फिर AOC के साथ AOD, तो मैंने कौन सा लिया, AOD लिया, तो ये वाला दोनों लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर ही है, पर मैंने वो नहीं लिया, मैंने ये लिया। ओके, जैसे ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं कि ये क्यों लिया ये क्यों नहीं लिया, कोई भी ले सकते हो। तो AOC के साथ AOD लिया, वो दोनों प्लस करके 180। अब ये AOC के साथ किसको प्रूव करना था, मुझे BOD को प्रूव करना है ना, तो अभी मैं BOD को लूँगी, BOD, क्योंकि पहले इसमें से लेफ्ट साइड वाला लिया और उसके साथ उसका लिनियर पेयर लिया, अभी राइट साइड वाला कौन है, BOD, BOD के साथ भी वही लिनियर पेयर लेगा, कौन सा, AOD। अगर आप पहले AOC के साथ BOC लिए तो ज़रूर आपको नेक्स्ट बार BOD के साथ क्या ही लेना पड़ता, BOC लेना पड़ता, यानी लीनियर पेयर के लिए आप कौन सा एंगल सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं या इसको। अगर पहले वाले के साथ यानी AOC के साथ इसको सेलेक्ट किया तो BOD के साथ भी उसी को लेना, अगर नहीं आपने AOC के साथ इसको सेलेक्ट किया है तो ज़रूर BOD के साथ भी इसको सेलेक्ट करना, समझ रहे हो। तो पहला AOC, उसके साथ मैंने उसका लिनियर पेयर AOD को लिया, इक्वल टू 180 हो गया, उसके बाद BOD को लेने के बाद भी उसके साथ यही लिनियर पेयर कौन सा, AOD वाला लिनियर पेयर प्लस करने के बाद क्या मिलेगा, BOD और AOD मिलकर भी 180 हो जाएगा। चलो देखते हैं हमारा स्टेप। तो यहाँ पर आप देखोगे तो AOC के साथ AOD 180 डिग्री, वापस AOC के राइट साइड वाला कौन है, BOD, तो उस BOD के साथ भी किसको ही लिया, ये वाले को ही, AOD, ये दोनों भी लीनियर पेयर है, तो टोटल कितना हुआ, 180 लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, अब ज्योमेट्री में हम प्रूफ्स करने के टाइम एक बात को याद रखना, इस इक्वल टू के लेफ्ट साइड का, इस इक्वल टू के लेफ्ट साइड का तब इक्वल होगा जब राइट साइड भी इक्वल होगा। तो देखो ये इक्वेशन आप देख रहे हो, पॉइंट 1 फर्स्ट पॉइंट में इक्वल्स के राइट हैंड साइड में 180 है, सेकेंड पॉइंट में भी इक्वल्स के राइट हैंड साइड में 180 है,
समझ रहे हो? फर्स्ट पॉइंट में इक्वल के राइट हैंड साइड में 180, सेकंड पॉइंट में भी इक्वल के राइट हैंड साइड में 180, तो राइट साइड सेम है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट साइड भी सेम होगा। राइट साइड और राइट साइड सेम है, तो वी कैन से दैट लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड विल बी इक्वल। समझ रहे हो? जैसे 3 + 2 = 5 है, 4 + 1 = 5 है, ये दोनों अगर 5 है तो वी कैन राइट ना 3 + 2 = 4 + 1। समझ रहे हो? तो हमारा नेक्स्ट स्टेप पे हम लेफ्ट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड लिखेंगे, क्योंकि राइट साइड इक्वल है। तो देखो मैंने लिखा, देयरफॉर थर्ड पॉइंट, लेफ्ट साइड इसका AOC प्लस AOD इक्वल्स इसका लेफ्ट साइड BOD प्लस AOD, BOD प्लस AOD। समझा है इतना? इसका लेफ्ट साइड इक्वल टू इसका लेफ्ट साइड, यहाँ लिखा। ये कहाँ से हमने लाया? फ्रॉम द पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अच्छा से चेक करने के बाद पता चला कि दोनों का राइट साइड इक्वल है, इसके लिए लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, इसलिए हमने ये लिखा। तो हमको रीज़न लिखना है कि हमने फर्स्ट और सेकंड को देख के ये किया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सेम दो टर्म मिलेगा, इसमें और इसमें आप चेक करोगे तो इक्वल टू के इस पार और इस पार सेम चीज़ है, AOD, उसको कैंसिल कर दो, सेम वाले को कैंसिल करो। अभी आप पूछेंगे क्यों, इसका रीज़न क्या है, कैंसिल करने से क्या होगा? चलो कैंसिल करने से क्या होता है, क्यों कैंसिल करना है बताती हूँ। यहाँ मैंने आपको लिख के दिया 4 + 2 + 5 = 6 + 5, करेक्ट है क्या? 4 + 2 6, 6 + 5 11, 6 + 5 11, दोनों साइड इक्वल है ना? ओके। अब ये दोनों इक्वेशन में आपको सेम क्या दिख रहा है, उसको काटो। 5 दिख रहा है सेम, बाकी कोई भी सेम टर्म नहीं है, तो 5 और 5 को काटा, बचा हुआ क्या है? 4 + 2 और 6, तो 4 + 2 = 6 नहीं होता? ज़रूर होता है, ऐसा लिख सकते हो ना? तो इसी तरह हमने ये इक्वेशन में जो दोनों साइड में सेम था उसको काट दिया, बाकी क्या बचा? एंगल AOC इक्वल एंगल BOD, मिल गया हमें वो। एंगल AOC और एंगल BOD इक्वल मिला, क्योंकि AOD को हमने काट दिए। अब आगे देखोगे तो हम लिखेंगे, अभी ये दोनों एंगल इक्वल है तो ज़रूर क्या भी होगा? कॉन्ग्रुएंट भी होगा। अगर ये एंगल दोनों इक्वल है तो इसका मतलब इसका मतलब एंगल AOC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOD। एंगल AOC और एंगल BOD कॉन्ट्रेंट है। अब देखो बच्चे, हमको जो पहला कॉन्ट्रेंट करना क्या ही था? AOC और BOD ही था, तो प्रूव हो गया, तो हमारा एक आंसर हो गया हमारा, AOC कॉन्ट्रेंट टू BOD। अभी दूसरा जोड़ी क्या है? AOD और BOC को कॉन्ट्रेंट बताना है, AOD और BOC। चलो AOD और BOC के लिए क्या करेंगे? AOD के साथ देखो यहाँ, AOD के साथ आप एक लीनियर पेयर बना लो, AOC ले लिया, और उसके BOC के साथ वही लीनियर पेयर लो, फिर दोनों का राइट साइड को कंपेयर करो तो लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा, फिर दोनों में AOC सेम आएगा, उसको काट दो, काटेंगे तो आपको AOD और BOC इक्वल मिलेगा, फिर वो इक्वल में से आप कॉन्ग्रुएंट में लिख देंगे, एंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOC। मतलब अभी हमने जो किया यहाँ सब कुछ सेम है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बराबर है? तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम थोड़ी ये पूरा वापस से रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ तो सेम है, सिर्फ नाम ही तो फ़र्क है, इसीलिए हम लिखने वाले हैं सिमिलरली, यानी इसी तरह वी कैन प्रूफ, हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल AOD कॉन्ट्रेंट होगा एंगल BOC को भी, यानी जिस तरह ये वाला किया हमने ये वाला, इसी तरह सिमिलरली यानी इन द सेम वे वी कैन प्रूव, हम प्रूव कर सकते हैं ये वाला भी। अंडरस्टूड? तो इतना हमारा vertically opposite angle का proof है। So I think you understood it. If you didn't understand, you do one thing. Many times you watch that video. Many times. Okay? And at last, if you are still not understanding, then let me know. I will explain again. Bye. सॉरी बच्चों, आपको मैंने बाय कह दिया, लेकिन हमारा प्रैक्टिस सेट बाकी है, प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है, लेट्स डू द प्रैक्टिस सेट 1.3। मैं डायरेक्टली आपको आंसर दे रही हूँ, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन है नहीं। इफ़ देन का जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसको कन्वर्स करना वगैरह है, तो ये नॉर्मली क्वेश्चन आंसर समझ के लेने जैसे ही है, दैट्स वाई आई एम गिविंग इट डायरेक्टली। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। इफ देन के तरीके से आपको लिखना है, कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखना है। ओके, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, इसको कंडीशनल फॉर्म में लिखना है। अगर एक
क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है ऐसा दिया तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट में ऐसा बताना होगा, अगर एक क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है तो ज़रूर उसके ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो किस तरह हमने आंसर लिखे, यहाँ पर कैसा दिया हुआ है, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, you have to go through it 2-3 times, you have to read, and main thing is you should know how to write sentences in English. Next one, the diagonals of a rectangle are congruent. ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस है, एक रेक्टेंगल का डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट पहले लिखना पड़ेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट कैसा होगा, अगर एक क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल है तो उसका डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होगा। इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल देन, अगर एक क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल है तो इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, ट्रायंगल का कॉर्नर है ना, segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base. एक isosceles triangle में, I will explain you with a figure. ये देखो isosceles triangle यानी एक साइड यहाँ, दूसरा दोनों साइड इक्वल होगा। ये देखो ये और ये दोनों साइड इक्वल होता है। तो इसका वर्टेक्स यानी ये होता है, वर्टेक्स में से दूसरे साइड का मिड पॉइंट, ये साइड के बीच का पॉइंट, उसमें जोड़ने वाले जो लाइन है ये साइड को परपेंडिकुलर होगा। इट्स अ प्रॉपर्टी। ओके, तो अभी ये सेंटेंस को हमें क्या करना है, कंडीशनल सेंटेंसेस स्टेटमेंट में डालना है। तो हम कैसा लिखेंगे, अगर एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो देखो, अगर एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है, इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस देन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। अगर ऐसा है तो मिड पॉइंट, बेस का मिड पॉइंट यानी नीचे का साइड का मिड पॉइंट को और सामने का वर्टेक्स को जोड़ने वाला साइड या लाइन परपेंडिकुलर होगा बेस को। ओके, अभी इसे सॉरी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बताए, यहाँ पर इफ और देन यूज किया। इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस देन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। नाउ नेक्स्ट हेडिंग हमारा राइट कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट्स का कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स मैंने बताया, एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट में और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट में डालकर, मतलब अदली बदली करते हैं। तो एक सेंटेंस है, द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टी पढ़ा है। ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, यहाँ पर मैंने दो पैरेलल लाइंस बनाया और ये उसके ट्रांसवर्सल है, ये जो बनाया है वो इसका ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ए एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स है, ये वाला और ये वाला भी ऑल्टरनेट है, ये और ये ऑल्टरनेट है, ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट है। ठीक है, अगर कोई भी एक जोड़ी ऑल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट निकला, सेम सेम मेजर का निकला, ओके, तो ये लाइन पैरेलल है, या फिर लाइंस पैरेलल है तो एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो एक स्टेटमेंट है, अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और उसका कन्वर्स हो गया, अगर ऑल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल है। ओके, जस्ट लाइक समझो कि अभी कोई एक बच्चे का नाम समझो कि प्रमोद। प्रमोद फातिमा स्कूल में पढ़ता है, इसलिए उसका यूनिफॉर्म में फातिमा FHS लिखा हुआ है। तो ये स्ट्रेट सेंटेंस हुआ। अभी उसका कन्वर्स, प्रमोद के यूनिफॉर्म में FHS लिखा हुआ है, इसलिए वो फातिमा स्कूल में पढ़ता है। समझ रहे हो? तो सेंटेंस को मतलब अदली बदली करना है, इंटरचेंज करना है। सो यहाँ पर है, द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमें लिखना है, अगर ऑल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल है। देखो कन्वर्स स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्स ऑफ अबव स्टेटमेंट, इफ ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइंस, यहाँ पे पैरेलल नहीं बताया, टू लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, देन द लाइंस आर पैरेलल। Okay, you have to go through it and try to understand how the sentence is made
and if you are not able to write, make your own sentences better, you have to by heart it. Now the next question, if a pair of interior angles made by a transversal of two lines are supplementary, supplementary means total 180, supplementary का मतलब होता है total 180 डिग्री, supplementary then the lines are parallel. इसी तरह जो अभी मैंने बताया दो पैरेलल लाइन बनाई थी और उसको एक ट्रांसवर्सल और उसके इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं मैं बताती हूँ. यहाँ देखो दो पैरेलल लाइन और उसके ट्रांसवर्सल, इस एंगल और सेम नीचे ये एंगल, इन दोनों को इंटीरियर एंगल कहते हैं और दूसरा यहाँ पर है. तो इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होता है अगर लाइन पैरेलल रहेगा तो यहाँ का स्टेटमेंट है if a pair of interior angles made by transversal of two lines are supplementary then the lines are parallel. अगर इंटीरियर एंगल दो लाइन का और ट्रांसवर्सल का बना हुआ इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो लाइन्स पैरेलल है. अभी इसका कन्वर्स, if two parallel lines are intersected by a transversal then interior angles so formed are supplementary. अगर दो पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल ने काटा है या ट्रांसवर्सल की मदद से कटा है तो इंटीरियर एंगल उनका सप्लीमेंट्री होगा. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस दिया ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही सिंपल सेंटेंस दिया है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. ऐसा नहीं दिया है कि इफ अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा नहीं दिया. एक सिंपल स्टेटमेंट है, इट्स नॉट अ कंडीशनल स्टेटमेंट, सो इट्स कन्वर्स कैन नॉट बी मेड क्योंकि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट नहीं है इसके अंदर सेपरेट, इसलिए इसका कन्वर्स नहीं बना सकता. कन्वर्स ऑफ अबोव स्टेटमेंट डज नॉट एक्सिस्ट. ओके, नाउ यू होप आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स. प्लीज let me know any doubt is there. Okay, bye bye.